हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 5.31 को सॉल्व करेंगे। और यह एक्सरसाइज क्लास 11 एनसीईआरटी फिजिक्स के बुक से लिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। A train runs along an unbanked circular track of radius 30 meter at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर। इसमें बोल रहा है कि एक ट्रेन है, वह अनबैंक्ड सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है और उस ट्रैक का जो रेडियस है वह 30 मीटर है और ट्रेन का स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है। तो अनबैंक्ड से क्या मीनिंग निकलता है? अगर बैंक्ड ट्रैक रहता तो बैंक्ड ट्रैक में क्या होता है कि यह जो सर्कल है, तो जो सर्कल के जो अंदर की तरफ है जो ट्रैक रहेगा, रेल का पटरी रहेगा, और बाहर की तरफ जो पटरी रहेगा, तो बाहर की तरफ का जो पटरी है वह अंदर की तरफ के पटरी से थोड़ा ऊपर उठा रहेगा। यानी ये ये दोनों का लेवल एक समान नहीं रहेगा। यह बाहर वाले पटरी का लेवल ऊपर रहेगा और अंदर वाले पटरी का लेवल नीचे रहेगा। लेकिन इसमें बोल रहा है कि अनबैंक्ड है, यानी दोनों का लेवल एक ही समान है और यह सर्कुलर ट्रैक पर ट्रेन जा रही है। तो what provides the centripetal force required for this purpose? तो हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, मोशन करता है, तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स उसके सेंटर की तरफ लगता है। जो पाथ होता है सर्कुलर पाथ, उसके सेंटर की तरफ लगता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वह किसके कारण लग रहा है, द इंजन और द रेल्स। या इंजन के कारण लग रहा है या रेल के कारण या जो पटरी है उसके कारण लग रहा है। तो हम जानते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वह अलग से कोई फोर्स नहीं होता है। जो हम लोग पहले से जो फोर्स जानते हैं उसमें से ही कोई होता है। अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया या टेंशन फोर्स हो गया। तो हमें बताना है कि इंजन या रेल, इन दोनों में से कौन सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वेयरिंग आउट ऑफ द रेल। और नेक्स्ट पूछ रहा है कि हम जो जो पटरी है, रेल है, इसको हम कितना एंगल से बैंक करें कि जो रेल को या पटरी को जो नुकसान होता है उससे बचा जा सके। तो आइए हम इसको देखते हैं। यह जो ट्रेन है और जो इसका रेल है, इन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स लगता है। कोई भी दो बॉडी अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो उस पर कांटेक्ट फोर्स लगता है। और कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं है कि वह वर्टिकली अपवर्ड ही हो, ये किसी भी डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर हम देख मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में यह कांटेक्ट फोर्स है। तो इसका एक कंपोनेंट हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं और यह जो कंपोनेंट है इसको नॉर्मल बोलेंगे। और दूसरा जो इसका कंपोनेंट है यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते हैं। तो यह जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है यह फ्रिक्शन फोर्स होता है। और एक फोर्स और इस पर जो लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ट्रेन पर जो लग रहा है उसके वेट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा है। एम ट्रेन का मास है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो देखिए, द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन इज अलोंग द सरफेस ऑफ द ट्रैक। यह जो सर्कुलर ट्रैक है इसी प्लेन में है। जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसी प्लेन में है। तो क्या होगा कि जो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किसके कारण लगेगा, यह जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके कारण लगेगा। एंड इज प्रोवाइडेड बाय द कंपोनेंट ऑफ contact force between rails and the wheels of train along the surface। तो यह जो सरफेस है, कांटेक्ट फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी फ्रिक्शन फोर्स है, जो है फ्रिक्शनल फोर्स है, उसके कारण यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। फॉर ए ट्रेन टेकिंग ए सर्कुलर टर्न ऑन ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
तो यह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका वैल्यू होता है mv²/r। यहाँ भी वेलोसिटी हो गया ट्रेन का और r रेडियस हो गया, और ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। यानी फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू mv²/r होगा। अगर यह फ्रिक्शन फोर्स से अधिक होगा तो क्या होगा, यह ट्रेन पटरी से उतर सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वह स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ट्रेन का कोई मोशन मूवमेंट नहीं हो रहा है। देखिए ट्रेन क्या है, इस डायरेक्शन में आगे की तरफ आ रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न इस डायरेक्शन में ट्रेन का मोशन हो रहा है, न इस डायरेक्शन में ट्रेन का मोशन हो रहा है। तो क्या हो गया, इसके कारण जो फ्रिक्शन फोर्स है वह स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। क्योंकि इसके अगर वो ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में मूव करता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेन मूव नहीं कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसके लिए क्या हो गया, यह स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इम्पेंडिंग मोशन ऑफ द ट्रेन मूविंग अवे फ्रॉम द सर्कल। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है यह क्या करता है कि अगर ट्रेन बाहर की तरफ अगर मूव करेगा उसको यह बचाता है। अगर सर्कुलर पाथ पर यह मूव करेगा तो इस पर एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अगर हम ट्रेन के रेफरेंस से देखें तो इस पर बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो वो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यह स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वलाइज कर देता है, जिसके कारण बाहर की तरफ यह ट्रेन नहीं निकल पाता है, नहीं तो ट्रेन यह पटरी से उतर जाएगा। The centripetal force is provided by the lateral frictional force between rails and wheels of the train। तो अब हमें जो फर्स्ट पार्ट था यह हो गया, किसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो यह लग रहा है ट्रेन के व्हील के कारण। और हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ से जानते हैं, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द व्हील्स exert an equal and opposite force on the rail। और मान लेते कि अगर रेल रेल अगर इस पर फोर्स लगा रहा है ट्रेन पर, तो ट्रेन भी क्या है, रेल पर फोर्स लगाएगा। जैसे यह रेल है, अगर फ्रिक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में ट्रेन पर फोर्स लगा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या है ट्रेन भी इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर ट्रेन इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है इस पटरी पर, रेल पर, तो क्या हो सकता है, यह पटरी को नुकसान पहुंचा सकता है। दिस रिएक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वियर एंड टियर ऑफ द रेल। तो जो पटरी को नुकसान कौन पहुंचा सकता है, जो ट्रेन अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट में फोर्स लगाएगा तो वह ट्रेन को रेल को या पटरी को नुकसान पहुंचा सकता है या पटरी उखड़ सकती है। तो अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वेयरिंग आउट ऑफ द रेल। तो अभी हम लोग ने देखा कि जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो अगर ट्रेन इसके पटरी पर रेल पर अगर लगाता है तो ट्रेन का पटरी उखड़ सकता है। तो इसमें पूछ रहा है कि इससे बचने के लिए जो बैंकिंग हम करेंगे रेल का या पटरी का जो बैंकिंग करेंगे वह कितना एंगल करेंगे। तो इससे बचने के लिए हाँ क्या किया जाता है कि जो रेल का पटरी है उसको बैंक कर दिया जाता है, यानी बाहर वाला पटरी को थोड़ा लेवल से ऊपर कर दिया जाता है और अंदर वाले पटरी को थोड़ा लेवल से नीचे कर दिया जाता है। जैसा इस फिगर में देख रहे हैं, यह ऊपर है और यह डाउन में है। तो इसे कैसे बचा जा सकता है, ये इसको देखते हैं। तो यह मान लेते हैं कि यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, सरफेस के एलोंग है, और यह जो बैंक किया गया है इस डायरेक्शन में बैंक किया गया है, यहाँ से यह डायरेक्शन में बैंक किया गया है। तो यह जो एंगल है यह मान लेते हैं कि थीटा है।
तो अब देखते हैं कि इस पर कौन कौन से फोर्सेज अब लग रहे हैं। एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? यह जो बैंकिंग है या जो ट्रेन है, या जो सरफेस है, जो बैंकिंग का सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लगेगा। तो यह जो सरफेस है बैंकिंग का जो लेवल है, उस पर परपेंडिकुलर यह नॉर्मल फोर्स लग रहा है। अब नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट हम वर्टिकली अपर डायरेक्शन में लेते हैं। यह मान लेते हैं कि थीटा हो गया, यह एंगल अगर थीटा है तो यह भी एंगल थीटा होगा। तो या इसका अगर कंपोनेंट हम नॉर्मल का कंपोनेंट या वर्टिकली अपर डायरेक्शन में लेते हैं तो यह एन कॉस थीटा हो जाएगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ट्रेन पर, उसके वेट के कारण mg लग रहा है। और नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यह होगा एन साइन थीटा होगा। और यह जो सरफेस है, बैंकिंग का जो सरफेस है, इसके अलोंग में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो अभी हमें क्या करना है कि फ्रिक्शन, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स इतना चाहिए कि जो नॉर्मल फोर्स है, यह देखें नॉर्मल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन फोर्स का भी कंपोनेंट हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो हमें अगर फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेंगे तो यह फिर इस केस में भी जो रेल ट्रेन है वह रेल के पटरी पर इस साइड में इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो रेल को नुकसान पहुंच सकता है, पटरी को नुकसान पहुंच सकता है। तो उससे बचने के लिए हम ऐसा करेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में है नॉर्मल का, उसे ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स जितना हमें चाहिए, अगर हम इससे ही निकाल लें सेंट्रीपिटल फोर्स हमें जितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहिए, तो हम फ्रिक्शन फोर्स की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रेल का जो है पटरी को नुकसान नहीं होगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो एन साइन थीटा हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो क्योंकि यह फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगता है। तो यह हो जाएगा एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम इसका मास हो गया, v वेलोसिटी हो गया और r रेडियस हो गया। अब देखते हैं एन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा है, ये किसको बैलेंस कर रहा है? mg को बैलेंस कर रहा है, इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रेन का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अब इसको, इस इक्वेशन को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा टेन थीटा, एन एन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और ये इधर हो जाएगा, इसमें एम एम कैंसिल कर जाएगा तो ऊपर बच जाएगा वी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आर जी। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। टेन थीटा हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है R30 मीटर दिया गया है और स्पीड ऑफ ट्रेन दिया गया है 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हम किलोमीटर पर आवर में जितना भी वेलोसिटी दिया गया है उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह मीटर पर सेकंड में निकल जाता है। तो ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। अब हम टेन थीटा इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं तो टेन थीटा हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। तो वी है 15 स्क्वायर हो जाएगा और आर है 30 और जी है 10, तो ये हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 300। तो थीटा हो जाएगा 10 इनवर्स 0.75 और इस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 36.87 डिग्री। तो जो यह एंगल है, यानी जो बैंकिंग बनाएंगे वह कितना एंगल बनाएंगे? 37.87 डिग्री। तो इस बैंकिंग के कारण जो नॉर्मल फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उससे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स निकल जाएगा अगर इस सर्कुलर पथ पर इस वेलोसिटी से मूव करने के लिए ट्रेन को। तो इसमें हमें फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हमें सिर्फ इस वैल्यू से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। तो इसे जो रेल है या रेल के पटरी को कोई नुकसान नहीं होगा। यानी रेल इस केस में क्या है, ट्रेन इस केस में रेल को कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएगा, जिसके कारण यह पटरी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आज देयरफॉर द एंगल ऑफ बैंकिंग इज 36.87 डिग्री। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर